फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे 1919 से 1920 के मध्य होने वाले आंदोलन, जिसमें जानते हैं रॉलेट सत्याग्रह जो कि फरवरी 1919 में हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919 में हुई है और असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुई है। तो इस लेक्चर में इन सारे आंदोलनों को हम कवर करेंगे। तो अगर बात हम करें रॉलेट सत्याग्रह जो कि फरवरी 1919 में हुई थी, तो कहा जाता है कि भारत में क्रांतिकारियों घटनाओं के बढ़ने पर ब्रिटिश सरकार ने चिंता व्यक्त किया। ठीक है, और इसी में क्या होता है कि फरवरी 1917 में, ठीक है, तो 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है और इस समिति को जो मेन उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलने के लिए यह एक प्रभावी योजना बनाया गया। ठीक है, और जिसकी जिम्मेदारी किन्हें दिया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी सिडनी रॉलेट को दिया जाता है और इन्होंने इस जिम्मेदारी को लेते हुए सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में एक बिल को पास कर दिया और इसी बिल का नाम होता है रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इस अधिनियम के अनुसार आप देख सकते हैं कि सरकार यानी ब्रिटिश सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इसीलिए इस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहा गया है। और गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट को, ठीक है, गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट को क्या कहा है, काला कानून कह के संबोधित किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह की धमकी भी देते हैं रॉलेट को, यानी कि सिडनी रॉलेट को गांधी जी ने सत्याग्रह की धमकी दी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वास्तव में रॉलेट एक्ट जो था वह यह चाहता था कि भारत में ब्रिटिशों का वर्चस्व बना रहे, इसीलिए जनता की वो स्वतंत्रता का हनन कर रहा था। और इसी के बीच ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे देश भर में देशव्यापी प्रदर्शन होते हैं। और इसी आंदोलन के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी हम लोग जानते हैं। देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को शुरू होता है। ठीक है, तो गांधी जी का यहाँ पे क्या होता है कि 8 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हीं की गिरफ्तारी के पश्चात देशव्यापी प्रदर्शन हुए और पंजाब में भी हिंसा फैलने लगी। ठीक है, और अमृतसर में, पंजाब यहाँ पे पंजाब है उसी में अमृतसर में स्थानीय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जी। ठीक है, तो इन दोनों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या किया, प्रदर्शन किया और इन दोनों को 10 अप्रैल 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हीं की गिरफ्तारी के बाद आप देख सकते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, बैसाखी का दिन था और जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। क्यों? ताकि इन दोनों नेताओं को क्या किया जाए, जेल से बाहर निकाला जाए। और इसी सभा में आप देख सकते हैं कि हजारों लोग इसमें महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बैसाखी का पर्व था जिसमें महिला बच्चे बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे घूमने आएंगे। लेकिन ये सब पता होने के बाद भी जो ब्रिटिश जनरल रहते हैं वो डायर, ठीक है, तो इन्होंने इस भीड़ में क्या किया कि बिना चेतावनी दिए ही गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। ठीक है, और इसी के पश्चात आप देख सकते हैं कि 1000 लोग तो मारे गए और कई हजार यहाँ पे घायल भी होते हैं। और इस हत्याकांड के पश्चात संपूर्ण भारत के लोग जो थे इनके मन में ब्रिटिश शासन के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती, यानी रोष उत्पन्न हो जाता है और देश भर में भारी असंतोष उत्पन्न होता है, जिसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पे एक हंटर कमेटी का गठन किया और इस कमेटी ने यह बताया कि केवल 379 लोग ही मारे गए हैं। और गांधी जी ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने इस हंटर कमेटी का विरोध किया है और गांधी जी ने तो ये भी कह दिया कि हंटर कमेटी पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती
है। ठीक है, यानी कि गांधी जी ने ये कह दिया हंटर कमेटी को कि कितना निर्लज यह हंटर कमेटी है जो इतना सारे लोगों को मारते हुए भी सिर्फ ये बोल रहा है कि केवल 389 लोग ही मरे हैं। इसी में आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक क्या बनाया था, एक समिति का गठन किया था। इसी समिति में आप देख सकते हैं कि इस समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं वो मदन मोहन मालवीय जी बनते हैं और इसके अन्य सदस्य भी रहते हैं जैसे गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एम जयंकर। ठीक है, और इस समिति के अनुसार ये कहा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि जो जनरल डायर था, जनरल ओ डायर, ठीक है, तो इन्हें वो 2600 पाउंड का राशि देते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर भी उन्हें कहा जाता है और ये कह के इनको पुरस्कृत किया जाता है, जिससे लोग भारतीय लोगों के सामने ब्रिटिश सरकार का घिनौना चेहरा सामने आता है। ठीक है, और इसी बीच आप देखते हैं कि 1940 में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी उधम सिंह के द्वारा जनरल ओ डायर की हत्या कर दी जाती है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या कार्य हुए हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करें तो यह शुरू हुआ था 1919 में। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया 1919 में और खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे मुस्लिम नेता जिनका नाम मोहम्मद अली और शौकत अली था और इन्होंने अपने समाचार पत्र कॉमरेड के माध्यम से खिलाफत का मुद्दा उठाया है और गांधी जी ने भी इस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए हैं क्योंकि गांधी जी को हिंदू मुस्लिम एकता को गांधी जी का एक अवसर मिला, यानी कि गांधी जी को एक मौका मिल गया था जिसके कारण वो हिंदू मुस्लिम को एक कर सकते थे। और खिलाफत आंदोलन में आप देख सकते हैं कि इसके कई कारण भी सामने आए हैं, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में आर्थिक विषमता देखने को मिली है, यानी कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हो गया इसके बाद आप देख सकते हैं कि भारत में किस तरीके से आर्थिक शोषण होना शुरू हो गया। रॉलेट एक्ट हो गया, मार्शल लॉ लागू हो गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, हंटर कमेटी से लोग नकारात्मक भूमिका उनमें आ रही थी, जनरल डायर को पुरस्कृत किया जाना जिससे कि ब्रिटिश सरकार का घिनौना चेहरा लोगों के सामने पेश हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से असंतुष्ट हुए लोग। ठीक है, और ब्रिटेन में तुर्की का विभाजन हुआ। कहने का मतलब है कि इन सभी में आप देख सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन का एक अन्य आंदोलन भी शुरू हो गया था क्योंकि भारतीय मुसलमान जो थे तुर्की के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखते थे और तुर्की जो था प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था और भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन के नरम रवैया रखने के लिए कहा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है कि ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निर्णय ले लिया जिसके कारण ठीक है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई। अगर हम लोग बात करें तो इस खिलाफत कमेटी का ठीक है खिलाफत कमेटी का अगर कहा जाए तो गठन अली बंधु के द्वारा किया गया था और इसके बाद अध्यक्ष इसके बनते हैं गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के, जो कि नवंबर 1919 में बनते हैं। इसी खिलाफत कमेटी का अगर अन्य सदस्य के बारे में बात करें तो जैसे मौलाना आज़ाद हो गए, हसरत मोहनी हो गए, अजमल खां हो गए और इसी में आप देख सकते हैं कि गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं नवंबर 1919 में और 1920 में सिरवस संधि होता है जिससे तुर्की का विभाजन हो जाता है और यहाँ से धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगती है और यहाँ से ये जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है इसका गठन हो जाता है और ये अभी तक रहता ही है। इसके बाद हम लोग जानेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। हम लोग बात करें असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था, तो कहा जाता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के पश्चात ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन का शुरू जो हुआ ये 1 अगस्त 1920 में हुआ और इसी 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की
मृत्यु भी हो गई थी। इसी आंदोलन में आप ये भी देख सकते हैं कि गांधी जी ने एक नारा दिया था असहयोग का, और इस असहयोग आंदोलन में इन्होंने यह भी बोला कि 1 वर्ष के अंदर स्वराज का लक्ष्य हम लोग निर्धारित करते हैं। और गांधी जी ने यह भी कहा कि ब्रिटिश संसद के अंतर्गत स्वराज मिले तो सही है, नहीं तो बाहर भी हम स्वराज के लिए प्रयास करेंगे। और इसी असहयोग आंदोलन का समर्थन मिलता है कलकत्ता कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन को कलकत्ता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सहमति दी गई, और बाद में इसे नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में भी सहमति मिलती है। और इसी नागपुर अधिवेशन के जो सदस्य रहते हैं इनका नाम सी विजय राघवाचार्य रहते हैं। और इसी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही चर्चा की जाती है 2 प्रावधानों पे, 2 बातों पे। ठीक है, पहला बात था कि ब्रिटिश शासन के अधीन या बाहर स्वराज प्राप्त करना है, और दूसरा था रचनात्मक कार्यों की सूची तैयार करना, या किस तरीके से भारत को रचना चाहिए। जैसे ही हम लोग का देश आज़ाद होगा तो किस तरीके से हमारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक काम हो, इसके लिए रचनात्मक कार्यों की सूची भी तैयार करना जरूरी था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता जो रहते हैं कांग्रेस त्याग पत्र भी देते हैं, यानी कि कहने का अर्थ है कि आंदोलन के प्रारंभ में ही कांग्रेस ने कर देने से इनकार कर दिया। ठीक है, और इस आंदोलन के दौरान कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस से त्याग पत्र भी दिया, जैसे कि एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पॉल एवं शंकर नायर। इसी के बीच आप देख सकते हैं कि आंदोलन के दौरान ही 2 प्रकार के कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं, नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक कहने का मतलब है कि जिस चीज़ का हम क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे, और सकारात्मक जिस चीज़ को हम अपनाएंगे। जैसे कि नकारात्मक में देखा जाए तो कर का बहिष्कार हो गया, विदेशी वस्तुएं एवं कॉलेज न्यायपालिका का विरोध हो गया, केसर हिंद जो गांधी जी को मिला था इस उपाधि का भी इन्होंने त्याग किया, बौर पद, जुलू पदक, ठीक है, इन सभी को जो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुए थे इन सभी का गांधी जी ने त्याग किया। और इन्होंने क्या क्या चीज़ को अपनाया, तो स्वदेशी को अपनाया, चरखे के वितरण अपनाए, कॉलेज एवं स्कूल का निर्माण करवाए, और 300 से भी ज़्यादा अखिल भारतीय कमेटी की स्थापना की है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सदस्यता की विस्तार भी इन्होंने किया है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो असहयोग आंदोलन में, ठीक है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने, ठीक है, सार्वजनिक सभाएं भी की हैं, और विजयवाड़ा अधिवेशन जो कि 31 मार्च 1921 में हुआ था, तो इन्होंने तिलक के नाम से स्वराज कोष बनाया, जिसमें लोगों के द्वारा लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का चंदा दिया गया था। और इस आंदोलन के दौरान कुछ वकीलों ने भी अपनी वकालत से इस्तीफा दे दी, जैसे कि लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी आंदोलन में आप देख सकते हैं कि यह आंदोलन बहुत सारे क्षेत्रों में सफल भी होता है, जैसे कि पश्चिमी भारत, पंजाब, बंगाल, उत्तर भारत, मद्रास। लेकिन इन क्षेत्रों में अगर कहा जाए तो पश्चिमी भारत, पंजाब, बंगाल और उत्तर भारत में यह असहयोग आंदोलन अधिक सफल हुआ, और मद्रास में कम प्रभावित हुआ था। इसी के बीच में आप देख सकते हैं कि आंदोलन के दौरान ही 800 से ज़्यादा नए स्कूल बनाए, और बंगाल में सबसे अधिक शिक्षण संस्थाओं का भी विकास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो बंगाल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं तो बंगाल में शिक्षण संस्थाओं का विकास ज़्यादा हुआ है। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पंजाब में लाला लाजपत राय ने अग्रणी भूमिका निभाई है, यानी कि पंजाब में लाला लाजपत राय ने असहयोग आंदोलन में अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज का प्राचार्य बना दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में जानते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशों का दमन किया गया, और यहाँ पे अब जो आंदोलन है वो और ज़्यादा स्पीड अपना पकड़ेगी, जिससे हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में जानेंगे कि स्वराज पार्टी क्या है। साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन को हमने बाहर
का रास्ता दिखाया। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों के बारे में जानेंगे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये सब जानेंगे। और फिर गांधी इरविन समझौता, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें।